हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर उम्मीद बैच। तो अभी तक हम लोग ज्योग्राफी का 8 वीडियो देख चुके हैं। ये हम लोग 9 नंबर वीडियो जा रहा है, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने समझा था कि नदी वगैरह क्या होता है, नदी का कार्य, नदी के द्वारा अस्तित्व बनने वाले। लास्ट वीडियो जो गया था हम लोगों ने उसमें हिमनद के बारे में बात किया था कि हिमनद क्या होता है। हिमनद के संबंध में कुछ परिभाषाएँ पढ़ी थी हमने। हिमटोपी पढ़ा था, हिम दरार पढ़ा था, उसके परिभाषा पढ़ा था। अगर आपने ये सब वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको एक प्ले लिस्ट मिलेगा चैप्टर 1 करके ज्योग्राफी का, उसको क्लिक कीजिएगा, जाके वहाँ से वीडियो देख लीजिए, तभी आइए तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो आज हम लोग बात करने वाले बाबू हिमनद का कार्य, हिमनद का कार्य। चलिए अपना हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए अब हिमनद का कार्य हम लोग का क्या होता है, ठीक है। हिमनद या हिमनदियों या हिमानी एक ही बात होता है, बता चुके हैं आपको पहले। हिमनदियों का कार्य, नदी के भांति हिम नदी भी अपर्दन, परिवहन तथा निक्षेपण का कार्य करती है। अपर्दन मतलब बाबू काटना, परिवहन मतलब कहीं से ढोके लेके जाना कहीं और, निक्षेपण मतलब कहीं ले आके जमा करते हैं। लाइक हमने इसको बहुत डेप्थ में समझाया था, फिर भी आपको एक बार एनालाइज करा दे। लाइक सपोज कीजिए कोई हिमनदी यहाँ से पर्वत का टुकड़ा तोड़ी, जिसको हम लोग शिलाखंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको तोड़ी, अभी तोड़ना इसको क्या कहलाएगा हम लोग का, अपर्दन कहलाएगा। जब इसको तोड़ के लेके अपने साथ आगे बढ़ेगी तो ये क्या कहलाएगा हम लोग का, परिवहन कहलाएगा, ठीक है। ये हम लोग का ढो के लेके जाना क्या कहलाएगा बाबू, परिवहन। ये तोड़ना क्या कहलाएगा, अपर्दन। धो के लेके जाना क्या कहलाएगा, परिवहन। और ले आके जब यहाँ पे जमा कर देगी तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, निक्षेपण बोल देंगे। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, निक्षेपण बोल देंगे। बात समझ में आई आपको, ठीक है। तो ये क्या बोला हम लोग का, नदी के भांति हिमनद भी अपर्दन, परिवहन तथा निक्षेपण का कार्य करती है। हिमनदी अपने अपर्दन तथा परिवहन तथा निक्षेपण प्रक्रियाओं द्वारा विभिन्न प्रकार की स्थलकृतियों का निर्माण करती है। स्थलकृतियाँ जो होंगी हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे अपना, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे कि अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण का कार्य कैसे करती है, ठीक है। समझ में आया। तो सबसे पहले चलिए हम लोग देख लेते हैं कि अपर्दन का कार्य कैसे करती है, ठीक है। अब देखिए हिमनद का अपर्दन कार्य, हिमनद का अपर्दनात्मक कार्य जो होता है, यानी अपर्दन कार्य जो होता है उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में अत्यंत व्यापक होता है। यानी ये कहाँ होता है, ज़्यादा उच्च पर्वतीय क्षेत्र में ही होता है, ठीक है। जब हिमनद आगे बढ़ता है तो इसके साथ चलने वाले शिलाखंड, यानी शिलाखंड मतलब जो हम लोग का पर्वत पहाड़ का छोटा छोटा टुकड़ा टूटा हुआ, ठीक है। शिलाखंड हिमनद के तलीय किनारों को खुरसते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग हिमनद का अपर्दन कार्य कहते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए हम लोग का ये पर्वत ब्लैक से बनाया जाए और इस पे हिमनद ब्लू से बनाया जाए, ज़्यादा समझ में आएगा। ये सपोज कीजिए कोई पर्वत है, इस पे ये हम लोग का हिमनद है, ठीक है, नीचे बह रहा है, ठीक। अब देखिए अगर इसमें कोई शिलाखंड है, यानी कोई शिलाखंड पर्वत का कोई टुकड़ा उकड़ा है, अब ये क्या करेगा, तली को अपना घिसेगा, या नीचे में घिसते हुए आएगा, घिस के। और अब दो चीज़ एक दूसरे में रगड़ाता है तो दोनों तो घिसना ही है ना, ठीक है। ये घिसेगा और घिसने के बाद क्या होगा, यहाँ पर भी अपर्दन का कार्य करेगा और किनारों को भी घिस के अपर्दन का कार्य करता है, ठीक है। हम लोग का हिमनद का अपर्दन कार्य कितना विधि द्वारा होता है बाबू, 2 विधि द्वारा। कितना होता है, कहता 2 विधि द्वारा होता है। पहला क्या होता है बाबू हम लोग का, उत्पाटन द्वारा, और दूसरा क्या होता है हम लोग का, अपघर्षण द्वारा। जिस हिमनद में उत्पादन नहीं होगा हम लोग का, उसमें कभी अपघर्षण द्वारा नहीं हो सकता। अभी समझा रहे आपको क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग पहला देखते हैं उत्पादन क्या होता है हम लोग का। पिघले हुए हिम से प्राप्त जल दरारों तथा संधियों में प्रवेश कर जाता है तथा रात में तापमान कम हो जाने पर जल जम जाता है तो इसका आयतन बढ़ जाता है। आयतन बढ़ जाने के कारण वह चट्टान पर दबाव डालता है, फलतः चट्टानें कमजोर पड़ जाती है और बड़े बड़े शिलाखंड मतलब पर्वत का टुकड़ा, शिलाखंड टूटकर अलग हो जाते हैं। शिलाखंड का जड़ सहित उखड़ जाना ही उत्पाटन कहलाता है। घाटी हिमनद द्वारा इस प्रकार की क्रिया अधिक होती है। भैया पढ़ तो दिए आप, ये तो किताब में भी लिखा है, समझ नहीं आया। सपोज कीजिए कोई हम लोग का ये पर्वत था, ठीक है। अब इस पर्वत में कहीं ना कहीं छोटा मोटा गड्ढा वगैरह तो पाया ही जाएगा, जनरल है, ठीक। अब देखिए ये हिमनद है। अब हिमनद से क्या होगा हम लोग का, मान लीजिए थोड़ा सा जल में पिघला, अब क्या होगा, जल इसमें प्रवेश कर गया, ठीक है। अब जब जल प्रवेश किया वो पूरा भर गया जल से, ठीक। अब जब जल भर गया, अब रात को जब ठंडा होगा, ठीक, रात को जब ठंडा ज़्यादा पड़ेगा तो फिर जब बर्फ़ जमता है, अब बर्फ़ जमने से आप देखिए कि फ्रिज में आप जब पानी रखते हैं, इतना हल्का सा पानी आता है, जब बर्फ़ जमता है तो थोड़ा सा बड़ा दिखने लगता है आपको, ठीक है। तो वो जब ये बर्फ़ जमेगा तो इसका आयतन बढ़ेगा, यानी अपने जगह को बढ़ेगा। अब जब जगह बढ़ेगा तो अब जब समझ कीजिए कि यहाँ पे अब इधर प्रेशर डालेगा, इधर प्रेशर डालेगा। अब प्रेशर से अब किसी भी चीज़ को अब ऐसे दो चीज़ जुड़ा हुआ, दोनों तरफ आप ढकेलिएगा तो क्या होगा, टूटना तो ही है। तो वैसे ही क्या होने लगता है हम लोग का, टूटने लगता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाटन द्वारा खोलते हैं, ठीक है। समझ में आया। तो अब टूट के क्या होगा, वो टूट के कण इस बर्फ़ में ही आ जाएगा, ठीक है। अब ये बर्फ़ जब नीचे घिसेगा तो नीचे घिसते हुए वो जो कण उठाया उस कण को घिसते हुए और कटाव करेगा, जिसको हम लोग अपघर्षण मेथड बोलते हैं। यानी जब तक उत्पादन नहीं होगा तब तक हम लोग का अपघर्षण भी
नहीं हो सकता है। तो दूसरा मेथड हम लोग क्या बाबू हम लोग का, इसीलिए हमने क्या बोला था, अपघर्षण तभी हो सकता है जब हम लोग का उत्पादन की क्रिया द्वारा हम लोग का अपवर्तन हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग अपघर्षण में क्या होगा। अपघर्षण द्वारा शुद्ध हिमनद में, अपघर्षण द्वारा शुद्ध हिमनद में अपक्षरण की शक्ति नहीं के बराबर होती है। यानी जिसमें हम लोग का उत्पादन नहीं हुआ होगा, जिसमें हम लोग का शिलाखंड नहीं होंगे, जिसमें उसका पर्वत का टूटा हुआ पदार्थ नहीं होगा, उससे हम लोग का अपघर्षण यानी क्या हो गया, अपघर्षण, घिसना, लाइक मार्कर पकड़ के ये घिसना एक दूसरे में। अब सपोज कीजिए कि कोई बर्फ में जब हम लोग का पत्थर उथर रहेगा, पर्वत का टूटा हुआ शिलाखंड रहेगा, तभी ना वो घिस के काटेगा। जब उसमें है ही नहीं तो सब पिघलता जाएगा। तो अपघर्षण द्वारा कटाव होगा कहाँ, जब कटाव नहीं हो तो अपवर्तन होगा ही नहीं। तो वही बात बोला हम लोग का, अपघर्षण द्वारा शुद्ध ईंधन में अपवर्तन की शक्ति नहीं के बराबर होती है। ईंधन में हिम के साथ जमे हुए छोटे बड़े चट्टान के टुकड़े, छोटे बड़े चट्टान के टुकड़े अपक्षरण यंत्र के कार्य करते हैं। यंत्र मतलब जैसे हम लोग काटने के लिए चाकू एक यंत्र हो गया, तो वैसे हम लोग क्या हो गया, अपक्षरण यंत्र का कार्य करते हैं, जो तली तथा किनारों को खुरचते हुए चलते हैं और अपवर्तन का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का दो तरह का अपवर्तन होता है। अब परिवहन क्या होता है वो हम लोग का देखिए। ठीक, अब परिवहन देखिए, यद्यपि हिमनद की गति अत्यंत मंद होती है, आपको पहले ही आप लोग हम लोग पढ़ चुके हैं कि धीरे धीरे बहना शुरू करता है, तो यानी ये धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, फिर भी वो नदी की अपेक्षा भारी पदार्थों को परिवहन करती है। यानी नदी की अपेक्षा बहुत भारी भारी पदार्थ को ही अपने साथ ही बहा के लेके जाता है। क्यों, क्योंकि एक बात सोचिए कि आपका अगर मान लीजिए जल में ये मार्कर हम रखें, जल में ये मार्कर रखें, तो ये चांसेस है कि जब तक जल का धारा तेज रहेगा तभी तक इसको आगे बढ़ाएगा। लेकिन अगर हम किसी बर्फ़ में इसको जमा दें, अब जहाँ तक बर्फ़ घिसेगा वहाँ तक इसको अपने साथ लेके जाएगा। तो वही बात होता है, इसलिए हम लोग का भारी पदार्थ भी लेके चल जाता है। ठीक है, हिमनद के परिवहन कार्य की आश्चर्यजनक शक्ति का प्रमाण हम इस बात से मिलता है कि हिमनद 12 से 15 मीटर व्यास वाले 12 से 15 मीटर व्यास वाले विशालकाय शिलाखंडों को मूल स्थान से सैकड़ों किलोमीटर दूर तक पहुंचा देती है। सोचिए कितना बड़ा बड़ा होगा। सपोज कीजिए ये अगर हम लोग देखें ना, तो इसका व्यास हमको जहाँ तक नियरली अंदाजा है 6 से 7 सेंटीमीटर के बीच में होगा। अब वो सोचिए कितना है, 12 से 15 मीटर, एक अंदाजा लगाइए। यानी आप जिस रूम में बैठे हैं ना, उस रूम से बड़ा बड़ा वो शिलाखंड यानी पर्वत का टुकड़ा उकड़ा अपने साथ सैकड़ों मीटर यानी ये 100 किलोमीटर से दूर दूर तक लेके पहुंचा देती है। तो इसलिए सोचिए कितना भयंकर, कितना पदार्थ ढो के लेके अपने साथ चल जाता होगा। ठीक है, हिमनद अपने साथ शिलाखंड, केकड़, रोड, बालू, कण, मिट्टी आदि लेकर चलते हैं। ये पदार्थ हिमनद की तली तथा उसके किनारों पर जकड़े रहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये चीज़ हम लोग का होता है। ठीक है, यानी बर्फ़ पे ही जमा रहता है, यानी तली में जमा रहेगा या किनारों पे बर्फ़ के साथ वो जकड़ा हुआ रहता है। ठीक, जकड़ के रखना है यानी पकड़ के रखना। जैसे हमने इसको जकड़ लिया, हमने इसको जकड़ लिया तो ये जकड़ के रखना। तो वैसे हम लोग का बर्फ़ भी क्या करना था, पदार्थ को सब जमाए रहता है शिलाखंड को। ठीक है, समझ में? आपका परिवहन कैसे होता है, इसका परिवहन कार्य ही बहुत ज़्यादा ही होता है। ठीक है, नदी की तुलना में बहुत ज़्यादा ही परिवहन करता है। ठीक है, यानी बहुत बड़ा बड़ा पदार्थ को भी अपने साथ बहा के लेके चल जाता है। ठीक है, अब हम लोग का नीचे पड़ कार्य। ठीक, नीचे पड़ कार्य आप देखिए, अब जो बहा कर लेके जा रहा था कहीं ना कहीं तो उसको जमाव करना ही है, इस बात से इनकार नहीं है। कब तक लेके जाएगा, एक ना एक समय तो उसका क्षमता खत्म हो जाएगा ना। तो वही बात बोल रहे हैं हम लोग। हिमनद का नीचे पड़ कार्य, जब हिमनद पिघलना प्रारंभ करता है, छोड़ेगा कब, जब वो बर्फ़ पिघलेगा। अब कुछ आप बर्फ़ के अंदर जमा दिए हैं तो बर्फ़ से बाहर तभी निकल सकता है, या तो आप उस बर्फ़ को तोड़ दीजिए या तो बर्फ़ पिघल जाएगा। तो अब कोई हिमनद को जाएगा तो तोड़ने तो जाएगा नहीं, एक ही रास्ता है जो बर्फ़ पिघले। तो ये बोला उलम का, जब हिमनद पिघलना प्रारंभ कर देता है तो उसका नीचे पड़ कार्य भी प्रारंभ हो जाता है। यानी समझ लीजिए ये कोई बर्फ़ का टुकड़ा है। ठीक है, हम लाइक दिखा रहे हैं कि हिमनद में अभी बह रहा था, इसमें एक कड़ ऐसा है। सपोज कीजिए इसमें हम लोगों ने एक तो ये जमा कर दिया, एक तो टॉफ़ी जमा कर देते हम लोग। ठीक है, ये हम लोग का टॉफ़ी जमा हुआ है, इसमें ये जमा हुआ है, और एक तो ये पेन हम लोग ले लेते हैं, पेन जमा हुआ है। ठीक, अब जब नीचे बहेगा तो मान लीजिए हल्का सा इधर इसको ना पिघला तो इसको निकल लेगा बाहर। यानी जैसे जैसे पिघलना प्रारंभ हो रहा है वैसे वैसे क्या होगा, हम लोग का जमाव का कार्य शुरू कर देगा। यानी हम लोग का क्या होगा, नीचे पड़ करना शुरू कर देगा। ठीक है, फिर जब बर्फ़ पिघलेगा इसको जमा कर देगा, इसको जमा करेगा, कोई पदार्थ यहाँ पे होगा इसको भी लास्ट में जमा कर देगा। यानी जैसे ही जब तक पिघलेगा नहीं तब तक हम लोग का नीचे पड़ा कार्य प्रारंभ नहीं होता है। क्या बोला हम लोग का, जब हिमनद ही पिघलना प्रारंभ कर देता है तो उसका नीचे पड़ कार्य भी प्रारंभ हो जाता है। हिमनद द्वारा बहा कर लाए गए कंकड़, पत्थर, बालू, बजरी जो भी विभिन्न प्रकार के होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, वो हिमोड़ कहते हैं। जैसे हम लोग को याद होगा नदी को हम लोग का जो जल द्वारा कुछ पदार्थ आ रहा था कट के, तो उसको हम लोग जलोड़ कह रहे थे। तो वैसे हम लोग का हिम द्वारा आ रहा था, हम लोग इसको क्या कहेंगे बाबू, हिमोड़ कहेंगे। ठीक है, पूछ देता है कभी कभी। ठीक है, एक बार हम लोग का लाइक हमने देखा था, कोई बच्चा का पेपर वाला आया था हमारे पास, उसमें हिमोड़ करके लिखा हुआ था हिमोड़ क्या होता है। ठीक है, तो बता दीजिएगा हिमोड़ क्या होता है। जब हम लोग का हिमनदी अपने साथ जो कंकड़ पत्थर बहा हुआ के लाती है, उसको जो हम लोग को पदार्थ को जब नीचे पड़ करना शुरू कर देती है उसको हम लोग क्या कहते हैं,
हिमनद कहते हैं। ठीक है, यानी जो पदार्थ होता है हिमनद के अंतर्गत में, जैसे हम लोग क्या है यहाँ पे, हिमनद द्वारा बहाकर लाए गए कंकड़ पत्थर, यही लिख दीजिएगा यहाँ से, हिमनद द्वारा बहाकर लाए गए कंकड़ पत्थर बालू बजरी जो विभिन्न प्रकार के आकार प्रकार के होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बाबू, हिमनद कहते हैं। ठीक है, हिमनद विभिन्न स्थितियों पर जमा करती है, विभिन्न स्थितियों पर जमा करती है। इसको हम लोग अंतिम में पढ़ेंगे हिमनद का जमाव कैसे कैसे होता है। ठीक है, जैसे पासर हिमोड, मध्यक हिमोड, ये सब आपने किताब में कहीं देखा होगा, उसको हम लोग वहीं पे पढ़ेंगे डेप्थ। ठीक, तो ये हम लोग का बेसिकली हिमनद का तीनों प्रकार का कार्य था जो हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब जो हम लोग का नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, उस वीडियो से हम लोग क्या शुरू करेंगे बाबू, कैसा कैसा अस्त्रकृतियों का निर्माण कर रही है। जैसे आप लोगों ने देखा था कि यहाँ पे ये अपर्दन का भी कार्य कर रही है और बीच में परिवहन का भी कार्य कर रही है। अपर्दन मतलब जब तोड़ फोड़ कर रहा है तो कोई ना कोई आकृति तो बन ही रहा होगा, उस सब आकृति को देखना है हमें। परिवहन से क्या क्या हो रहा है, जब निक्षेपण कर रहा है यानी जमाव जब करेगा कोई पदार्थ का तो कोई आकृति नया बनेगा, उन सब चीज़ों को हमें देखना है। तो आप इसका डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, जहाँ पे आपको इसका नोट्स मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसको देख के आप अपना खुद का नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, और चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नदी द्वारा बने हुए अस्त्रकृतियों को देखते हैं। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय।